हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आपके पास वॉइस प्रॉपर आ रही है फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। हमारी जो क्लास कंटिन्यूअसली चल रही थी उसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था सॉइल रिएक्शन, और मैंने कहा था कि सॉइल रिएक्शन जो होता है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या यूं कहें इसको हम दूसरे शब्दों में इस तरह से भी पढ़ते हैं, सॉइल पीएच। और मैंने क्लियरली कह दिया था कि सॉइल पीएच या सॉइल रिएक्शन से हर बार सवाल आता है, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने सवाल कहाँ से आते हैं उसकी जगह भी बताई। मैंने कहा बेसिक इन्फॉर्मेशन सॉइल पीएच का होता है, वहां से सवाल पूछा जा सकता है, या फिर आपसे कहां से पूछेगा, या आपसे पूछेगा कि जो आपका सॉइल रिएक्शन होता है या जो सॉइल पीएच होता है उसका जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं वहां से सवाल पूछ लेगा। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने कहा था कि जो इंपॉर्टेंस होता है वहां से सवाल पूछ सकता है। तो इससे पहले दो चीजें हम पढ़ चुके हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन सारी हमने ले ली थी, किसने दिया, कब दिया, क्या किया, क्या नहीं किया, किससे मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, सारी चीजें हम लोगों ने स्टडी कर ली है, उसमें आपका कोई कुछ बचा नहीं है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो सॉइल रिएक्शन में अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल रिएक्शन, ठीक है। हाँ, गुड आफ्टरनून भाई, एक्वेरियस कह रहे गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार बेटा। देखो, तो अब हमारा जो टॉपिक आ जाता है सॉइल रिएक्शन के अंदर, वो हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल रिएक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल रिएक्शन। फिर क्लियर कर देता हूं कि आप इसको इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल पीएच भी पढ़ सकते हो, कंफ्यूज मत हो जाना, ज्यादा फर्क नहीं है। पीएच से ही रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। रिएक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयंस के बीच में जो रिलेशन है उसकी हम बात कर रहे हैं। गुरुजी वाटर वाला थोड़ा सा बच गया, ठीक है। ये क्लास सॉइल रिएक्शन की अभी मुश्किल से 20 मिनट की होगी, इसको खत्म करते ही वापस क्लास ज्वाइन करेंगे जिसको अपन वाटर को खत्म करेंगे, और एक बफरिंग, आज कुल मिला के 3-4 क्लास अपन लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सॉइल बफरिंग होती है उसको भी खत्म कर देंगे। इस क्लास के बाद तुरंत अपन वाटर को भी खत्म कर देंगे। तो ये 3-4 चीजें हैं, इनको अपन अब खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, आप जो अब समझा रहा हूं उस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एग्जाम में सवाल सबसे ज्यादा अगर पूछता है तो वो इंपॉर्टेंस से आता है, और इंपॉर्टेंस एक ऐसा पॉइंट है जहां अगर आपने समझ लिया तो कंफ्यूजन जिंदगी में नहीं होगी, और नहीं समझे तो आप आराम से रटते रहना, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए सॉइल का पीएच बढ़ता है या घटता है तो उससे किन चीजों पर प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए सॉइल का पीएच एकदम से बढ़ गया तो उसमें जो खेत में खड़ी हुई जो फसल है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, एक चीज होगी, ठीक है भैया। दूसरी, बोले सर फसल पे इफेक्ट क्यों आता है, क्योंकि पीएच के बढ़ने और घटने से मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होती है वो बढ़ती है या घटती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी पीएच जो है वो इफेक्ट डालता है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स पे। सर क्रॉप्स की रूट के ऊपर इफेक्ट डालेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया सॉइल के अंदर रहता है, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, या ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन का काम भी कौन करते हैं, माइक्रोब्स करते हैं। जैसे मान लीजिए सॉइल के अंदर नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होगी, अमोनिकल जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदलना है, तो नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया ये काम करेंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सॉइल के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है जो किससे होती है, माइक्रोब्स के द्वारा होती है, और जो बैक्टीरिया, फंगस एंड एक्टिनोमाइसिटीज होती है बेटा, ये भी पीएच के साथ इनकी भी संख्या घटती और बढ़ती रहती है। इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करेगा, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करेगा, और जो प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होती है, उनको भी इन्फ्लुएंस करेगा। एक एक करके इनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहां से सवाल कैसा आता है। पहला आता है इंपॉर्टेंस, हम बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल रिएक्शन, और इस इंपॉर्टेंस के अंदर अगर अपन बात करें तो कई बार आ जाता है इफेक्ट ऑफ सॉइल। देखो इफेक्ट कह दो या इंपॉर्टेंस कह दो एक ही बात है। पहला इफेक्ट आता है, इफेक्ट आ जाता है इफेक्ट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखो समझना, बड़ी काम की चीज आपको मैं बता रहा हूं।
एक आपको छोटा सा एक डायग्राम, मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा, जिससे वैसे तो बेसिकली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, पर फिर भी मैं आपको पहले समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए एक न्यूट्रेंट है फोस्फोरस, में इसका एग्जांपल लेता हूं। सॉइल के अंदर अगर फोस्फोरस की जो अवेलेबल फॉर्म्स होती है, यानी प्लांट जिस फॉर्म का एब्जॉर्प्शन करता है, उसी फॉर्म को हम बोलते हैं अवेलेबल फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको? हम उसको बोलते हैं अवेलेबल फॉर्म। यानी किसी भी न्यूट्रिएंट्स का वो रूप जिसको पौधा एब्जॉर्ब करता है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है, उसको अपने अंदर लेता है, उसको बोलते हैं अवेलेबल फॉर्म। ठीक है। और जिन फॉर्म को नहीं ले सकता उनको बोलते हैं अनअवेलेबल फॉर्म। फोस्फोरस के 3 फॉर्म आपने सुने होंगे। जैसे एक तो होता है H2PO4-, ये आपने सुना होगा। एक आपने सुना होगा HPO4-2 करके सुना होगा। और एक आपने सुना होगा PO4 जो 3- करके आपने सुना होगा। ये 3 फॉर्म आप लोगों ने सुन रखी होगी पहले से ऑलरेडी। अब इनमें एक एक चर्चा करते हैं। H2PO4 की बात करें तो जो H2PO4 है, हम इसको 2 कंडीशन में लेते हैं। एक बार तो हम इसको लेते हैं एसिडिक कंडीशन में, यानी मान लीजिए सॉइल का पीएच लो है। और एक हम इसको चर्चा करते हैं कि सर मान लीजिए सॉइल का जो पीएच है वो ज्यादा है, सॉइल जो है वो बेसिक नेचर की है। कौन से नेचर की है? बेसिक नेचर की है। याद रखना, किसी भी सॉइल के एसिडिक होने के लिए 2 एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और उसमें एक तो आपको मैंने पढ़ाया था हाइड्रोजन, और दूसरा आपको मैंने पढ़ाया है एल्यूमिनियम। यानी किसी भी सॉइल के ऊपर या सॉइल को एसिडिक बनाने के लिए अगर आपको ये पूछे कौन से एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल है, तो याद रखना ये दोनों रेस्पॉन्सिबल है। और इनमें भी ध्यान रखना, मेजरली या यूं कहे डायरेक्ट रूप से एसिडिटी डेवलप करने का काम होता है हाइड्रोजन का। क्लियर है? इसका मतलब एसिडिक सॉइल के अंदर जैसे जनरली हम बात करें तो एल्यूमिनियम की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। यानी जैसे ही सॉइल का पीएच कम कम होता है, जैसे मान लीजिए किसी सॉइल के अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, किसी भी सॉइल के अंदर क्या है, या यूं बात करें एल्यूमिनियम सल्फेट है। क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट किसी सॉइल के अंदर प्रेजेंट था, ये सॉइल में पड़ा हुआ था। अगर सॉइल का पीएच ज्यादा होता है या न्यूट्रल होता है, तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट डिसॉल्व नहीं होता है, या यूं कहें सिंपल शब्दों में तो कि ये सोल्यूबल नहीं होता है, जो अनसॉल्युबल फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। अब जैसे ही सॉइल का पीएच डाउन होता है और एसिडिक सॉइल बनती है, तो एसिडिक बनते ही क्या होगा कि ये एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है ये सॉल्युबल हो जाता है। ये क्या हो जाता है? सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? यानी कि ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, और भी बहुत सारे एल्यूमिनियम के सॉल्ट हो सकते हैं। इसका मतलब ये जैसे ही सॉल्युबल फॉर्म में आएगा, इसका मतलब ये किसमें आएगा? एल्यूमिनियम 3+ की फॉर्म में ये निकल कर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूं, क्या निकल के आ गया? एल्यूमिनियम 3+। और एल्यूमिनियम 3+ जो होता है, याद रखना, ये एसिडिक कंडीशन में आपका डिसॉल्व हो जाता है। एसिडिक कंडीशन में ये क्या हो जाता है? सॉल्युबल हो जाता है। हमें पता है कि सॉइल जैसे ही एसिडिक होगी उसमें एल्यूमिनियम होगा, या फिर हम बात करें तो उसके अंदर आयरन होगा, या उसमें बात करें तो मैग्नीज होगा। यानी ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये एसिडिक पीएच में एकदम फ्रीली मूव करते हैं सॉइल के अंदर, इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, या यूं कहें डिसॉल्व होकर सॉइल सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं। अब ये एल्यूमिनियम क्या करता है? इस फॉर्म के साथ रिएक्ट करता है। यानी जहां पहले H2PO4 पड़ा हुआ था, इसके साथ रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम 3+, और ये क्या बना देता है? ये बना देता है आपका एल्यूमिनियम H2PO4 का होल ट्वाइस, यानी ये कुल के बना देता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट। क्या बनाता है? एल्यूमिनियम फॉस्फेट। याद रखना, फोस्फोरस की ये 3 ही फॉर्म जो है वो वाटर सोल्यूबल है। जैसे ही ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, ये बनाता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, और ये वाली जो फॉर्म होती है ये प्लांट्स के लिए अनअवेलेबल हो जाती है। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि एसिडिक सॉइल में एल्यूमिनियम और आयरन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, या यूं कहें एसिडिक पीएच की वजह से ये डिसॉल्व हो जाते हैं सॉइल के अंदर, इनका अवेलेबिलिटी हाई होती है। और इन दोनों से कौन रिएक्ट करता है? फोस्फोरस रिएक्ट करता है, और वो बनाता है या तो एल्यूमिनियम का फॉस्फेट, या फिर बना देता है जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आयरन का फॉस्फेट बना दिया है। किसका फॉस्फेट बना दिया है? आयरन का फॉस्फेट इसने बना दिया है। तो आयरन एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका मतलब सॉइल के अंदर फॉस्फोरस क्या हो गया है? अनअवेलेबल हो गया है। ये तो एग्जांपल हो गया हमारा एसिडिक सॉइल का। बोले सर समझ में आ गया कि जब भी सॉइल का पीएच डाउन होगा, सॉइल एसिडिक होगी, तो फॉस्फोरस अवेलेबल नहीं होगा,
क्योंकि वो आयरन एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करता है और आयरन एल्यूमिनियम फॉस्फेट बना लेता है, जो एक प्रकार का पत्थर होता है या यूं कहें एक प्रकार का मिनरल होता है जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है। ठीक साहब, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक सॉइल के अंदर उल्टा चलता है। बोले सर इसमें क्या उल्टा चलता है? बेसिक सॉइल में मामला कुछ इस तरह से घूमता है कि बेसिक सॉइल में एक तो कैल्शियम और एक मैग्नीशियम की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। ध्यान रखना, एसिडिक में तो क्या था? आयरन एल्यूमिनियम। बेसिक में क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब क्या होगा? बोले सर कैल्शियम के साथ फिर से ये रिएक्ट करेगा, कैल्शियम के साथ फिर से क्या करेगा? ये रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? बोले सर अब बना देगा कैल्शियम फॉस्फेट। क्या बना देगा? ये कैल्शियम फॉस्फेट। इसको बोलते हैं डीसीपी, डाई कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं। या फिर मान लीजिए और रिएक्टर के क्या बना देगा? और रिएक्टर के बना देगा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। क्या बना देगा? ये बना देगा, ध्यान रखना, PO4 का होल ट्वाइज ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। और इसी को तो हम रॉक फॉस्फेट बोलते हैं। रॉक फॉस्फेट का फॉर्मूला यही होता है, ध्यान रखना, कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ही होता है रॉक फॉस्फेट के अंदर फॉस्फोरस। यानी ये भी अब अवेलेबल नहीं है, या तो कैल्शियम फॉस्फेट बनाएगा या मैग्नीशियम फॉस्फेट बनाएगा। इसका मतलब क्या करें? इसका मतलब सॉइल के अंदर हमें ऐसी कंडीशन रखनी है जहां ना तो कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत ज्यादा अवेलेबल हो और ना ही एल्यूमिनियम और आयरन अवेलेबल हो। बोले सर क्या करें? इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें न्यूट्रल पीएच बनाना होगा, यानी कि पीएच 7 के आसपास ही रखना होगा। इसीलिए हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आता है कि बताइए फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी के लिए सबसे अच्छा पीएच वैल्यू क्या रहता है? और आपने अक्सर सुना होगा 6.5 से 7.5 पे अवेलेबल होता है। 7 के ऊपर अवेलेबिलिटी इसकी घटने का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलकर कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट बनाते हैं, और 6.5 के नीचे जाते ही ये एल्यूमिनियम और आयरन के फॉस्फेट बना लेता है और अनअवेलेबल हो जाता है। ये तो मैं केवल आपको एक न्यूट्रिएंट का एग्जांपल दे रहा हूं। सेम यही प्रोसेस बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ चलती है, यानी कि हर एक न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी है बेटा वो इन्फ्लुएंस होती है किसके साथ? पीएच के साथ। अब हर एक न्यूट्रिएंट्स के लिए पीएच का क्या रिलेशन है उसको जानना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपको एग्जाम में पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन में सीधा पीएच ही पूछेगा। आपसे सीधा सीधा कह देगा कि बताइए इस न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी के लिए कितना पीएच सुटेबल रहता है। तो ध्यान रखना, हम बात करते हैं एक एक कि सर एक तो नाइट्रोजन का बता दो, एक पोटेशियम का बता दो, एक मैग्नीशियम का बता दो, एक सल्फर का बता दो। यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इन सब के लिए अगर आपको ये पूछे कि इनकी अवेलेबिलिटी के लिए, आपको सिंपल सा सवाल पूछ लिया कि इनकी अवेलेबिलिटी के लिए ऑप्टिमम पीएच जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो आज से ही गांठ बांध लेना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो होती है 6 to 7.5। यानी कि आपके सामने बोर्ड पर जो 4 एलिमेंट या न्यूट्रिएंट लिखे हुए हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इनकी अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा कौन से पीएच पे होती है? ये रहती है 6 to 7.5। और इसमें भी अगर आप एक ही पीएच वैल्यू याद रखना चाहो तो उसको आप 6.5 याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर की मैक्सिमम जो अवेलेबिलिटी होती है या सबसे अधिक कौन से पीएच पर उपलब्ध होते हैं? ये होते हैं 6.5 पीएच वैल्यू पे। कितने पे होते हैं? 6.5 पे। और रेंज की बात करें तो 6 to 7.5 पीएच के ऊपर ये अवेलेबल होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। अगर पीएच वैल्यू 6 से बिलो जाती है तब भी इनकी अवेलेबिलिटी रिड्यूस होती है, और 7.5 के अब हो जाती है तब भी इनकी अवेलेबिलिटी क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है। क्लियर है मामला? बोले सर ये तो समझ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब किसकी बात कर लेते हैं? फास्फोरस की। फास्फोरस की अवेलेबिलिटी के लिए ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों 6 to 7.5। कितना होता है? 6 to 7.5 आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है मामला? इसके बाद अपन बात करें तो बोले सर और क्या याद करना है? अगर मान लीजिए आपको चर्चा करनी है, जैसे अपन बात करें आयरन की, किसकी बात करें? आयरन की बात करें, हम बात करें मैग्नीज की बात करें, हम बात करें कॉपर की, हम बात करें जिंक की, तो याद रखना ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनको हम बोलते हैं, इनके लिए जो ऑप्टिमम पीएच वैल्यू रहती है वो आपकी जस्ट 6.5 के बिलो रहती है। यानी कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके लिए ऑप्टिमम पीएच वैल्यू रहता है 6। याद रखना, अगर पीएच वैल्यू 6 से नीचे जाता है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन चारों की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन फिर हम 6 ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 6 के ऊपर ये इतने अवेलेबल हो जाते हैं कि क्रॉप को जितना चाहिए उतना मिल जाएगा।
लेकिन अगर 6 से पीएच वैल्यू नीचे जाएंगी तो इन सब की क्वांटिटी सॉइल में इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इनका प्लांट के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट आने लगता है। यानी एसिडिक सॉइल में आयरन, जिंक और कॉपर, मैग्नीज, ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इनका टॉक्सिक इफेक्ट भी आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनके लिए ऑप्टिमम पीएच कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। या अपन दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि 6 टू ये 6.5 पीएच जो होता है इसके लिए अवेलेबल रहते हैं। काफी जगह इसको 5.5 टू 6.5 करके भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, लेकिन आप यूं समझिए कि 6 जो होता है इनकी अवेलेबिलिटी के लिए ऑप्टिमम है, बढ़िया वाला पीएच है। क्लियर है मामला? ये मैं आपको न्यूट्रिएंट्स की बता रहा हूं, ध्यान रखना कि भैया जो ऑलमोस्ट न्यूट्रिएंट की जब आप चर्चा करोगे, कुछ न्यूट्रिएंट्स को अगर हम छोड़ देते हैं तो ये वाली जो वैल्यू है बेटा ये क्या है? बोले सर न्यूट्रल पीएच है। ये वाली वैल्यू क्या है? ये भी न्यूट्रल है। इसका मतलब अगर एक वर्ड में आपको पूछे कि बताइए न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी के लिए ऑप्टिमम पीएच क्या है, तो आप आंख बंद करके कह देना कि न्यूट्रल पीएच के ऊपर इनकी अवेलेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। यानी इफेक्ट ऑन अवेलेबिलिटी के ऊपर, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा? जी बिल्कुल आ रहा है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है कि न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी फ्लक्चुएट होती है। ठीक है, इसके साथ ही आपको एक न्यूट्रिएंट और होता है जिसका हम बात करते हैं, ये है आपका मोलिब्डेनम। कौन सा आ जाता है? मोलिब्डेनम। तो याद रखना मोलिब्डेनम जो होता है इसकी जो अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ मोलिब्डेनम इंक्रीज विथ पीएच वैल्यू। यानी कि अगर मान लीजिए पीएच वैल्यू बढ़ती है 7 के ऊपर तो मोलिब्डेनम की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ये सवाल आपका अभी लेटेस्ट का जो प्री पीजी का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इंक्रीज अलोंग द पीएच। यानी कि पीएच के साथ साथ कौन से न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ती चली जाती है? तो याद रखना वो कौन सा है आपका? मोलिब्डेनम, वो आपका न्यूट्रिएंट है। क्लियर है मामला? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। दूसरा सवाल आपका क्या बनता है? बोले वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी अवेलेबिलिटी पीएच घटने के साथ बढ़ती है? तो याद रखना ये वाले हैं। इनमें क्या होता है, ध्यान रखना, ये जो सारे न्यूट्रिएंट दिए हुए ना आपके, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, याद रखना ये क्या होते हैं? जैसे ही पीएच वैल्यू रिड्यूस होगी इन चारों की जो अवेलेबिलिटी होती है, याद रखना इन चारों की जो अवेलेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ये दो सवाल एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये मोलिब्डेनम का हो गया और ये वाला किसका हो गया? ये आपका पीएच वैल्यू का हो गया। बाकी जो न्यूट्रिएंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं इनके लिए हमें न्यूट्रल पीएच चाहिए होता है। हालांकि कैल्शियम की अवेलेबिलिटी भी इसी पीएच पर अच्छी रहती है, लेकिन कैल्शियम 7.58 के आसपास और भी ज्यादा अवेलेबल हो जाता है। अब इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा जिससे आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आपको क्लियरली एक डायग्राम या एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी जिसमें मैं 3-4 चीजों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। अगर आप थोड़ा सा मुझे अटेंशन दोगे तो मेरे प्यारे बच्चों, एक तो लिखा हुआ एसिडिक, एक है न्यूट्रल, एक है एल्केलाइन सॉइल। यानी ये पीएच बढ़ रहा है। इधर की तरफ चलोगे तो आप 4, 5 या यूं कहें 5, 4, 3, 2, 0 यहां पहुंचोगे तो 0 आएगा, और इधर आओगे तो आप 14 तक जाएगा। और ये न्यूट्रल पीएच का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं? ये न्यूट्रल का मतलब मैं कहना चाहता हूं 6 टू लेकर यहां पर अपन 7.5 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। यानी यहां हमारा 6 है, यहां हमारा 7.5 है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि सर कौन सा अवेलेबल कहां पर होता है। तो देखो ध्यान रखना, हम मेजर न्यूट्रिएंट की बात करें तो अगर मान लीजिए 6 से नीचे अगर पीएच वैल्यू जाती है, पीएच वैल्यू कहां जाती है? अगर पीएच वैल्यू 6 से लो आती है तो मेजर न्यूट्रिएंट जो होते हैं इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर किसी भी सॉइल का पीएच वैल्यू, ध्यान रखना, अगर लेस देन आता है 6 का, तो जो मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, यहां से लेकर यहां वाले होते हैं, यहां तक आपको ये गोला दिख रहा होगा, तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। पहला डाउट क्लियर हो गया। यानी कि मेजर न्यूट्रिएंट ऑलवेज ऑप्टिमम पीएच रहती है इनकी न्यूट्रल पर ही मेजर न्यूट्रिएंट मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं माइक्रो पर। किस पे चलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट पे। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो मोलिब्डेनम होता है इसकी अवेलेबिलिटी एल्केलाइन कंडीशन में ज्यादा दिखाई जा रही है। यहां कहा जा रहा है कि यहां अवेलेबल तो है, कोई दिक्कत नहीं, पर यहां बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गया, इसकी अवेलेबिलिटी क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है।
लेकिन यहाँ देखो कॉपर, जिंक, मैग्नीज, आयरन, बोरोन, याद रखना बोरोन जो एलिमेंट है ये भी मोलिब्डेनम के जैसा ही होता है। इसकी जो वैल्यू होती है 7.5 से लेकर 8 तक, तो ध्यान रखना ये क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन 8 के ऊपर जाने के बाद ये क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। अगर हम एक मोलिब्डेनम को छोड़ दें तो बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट में आयरन, मैग्नीज, बोरोन, कॉपर, जिंक, इन सब की अवेलेबिलिटी हाई पीएच वैल्यू पर कम होती है, जबकि न्यूट्रल पर ठीक है, न्यूट्रल में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पीएच वैल्यू 6 के नीचे आती है तो भी इनकी अवेलेबिलिटी आपको अच्छी खासी दिखाई दे रही होगी। यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी ऑलवेज, याद रखना, लोअर पीएच पर ज्यादा हाई रहती है, या यूं कहें अच्छे से अवेलेबल होता है। लेकिन अगर आपको मेजर न्यूट्रिएंट की बात करें तो मेजर न्यूट्रिएंट याद रखना अनअवेलेबल रह जाते हैं लो पीएच पर। ठीक है, क्लियर है। और ये लिखा हुआ ट्रांस एलिमेंट डेफिशिएंसी, इसका मतलब है कि हायर पीएच जो होता है एल्केलाइन कंडीशन में जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी अवेलेबिलिटी कम होती है। और अपवाद कौन है, अपवाद है एक मोलिब्डेनम, और यही एग्जाम में बार बार सवाल आता है। तो ध्यान रखना, एक सवाल फास्फोरस का, एक सवाल आपके मोलिब्डेनम का, ये दो सवाल एग्जाम में छपते हैं। इनमें से आपको 100% एग्जाम में सवाल दिख जाएगा, आप खुद ही देख लेना। ठीक है, ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए जो वैल्यूज मैंने लिखवाई है, और ये रिलेशन भी पता होना चाहिए कि मोलिब्डेनम पीएच के साथ बढ़ता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट बाकी जो बच गए आपके सामने ये दिखाई दे रहे होंगे, देखो दिखाई दे रहे होंगे, इन सब की पीएच डिक्रीज होने पर अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इवन अगर 5 से नीचे पीएच जाता है तो इनका इफेक्ट आ जाता है टॉक्सिक, यानी कि जहरीला प्रभाव आना स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर का जो यूं कहें सेकंड नंबर का जो इंपॉर्टेंस आ जाता है वो आ जाता है इफेक्ट ऑन माइक्रोब्स। देखो इफेक्ट ऑन माइक्रोब्स में हमें पता है माइक्रोब्स का मतलब है हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। बोले माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले तो बोले बैक्टीरिया की बात करेंगे, एक्टिनोमाइसिटीज की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे, आपकी जो फंजाई होती है इनकी बात करेंगे। यही हमारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो जो पीएच वैल्यू होता है उसका माइक्रोब्स के ऊपर क्या इफेक्ट आता है वो भी हम चर्चा करेंगे। चलो देखो ध्यान देना, हम तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बोले सर हम एक तो बात करेंगे बैक्टीरिया की, किसकी बात करेंगे, बैक्टीरिया की। दूसरा हम बात करेंगे कि सर फंजाई जो होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा बात करेंगे एक्टिनोमाइसीट्स जो होती है इनके बारे में चर्चा करेंगे। बोले सर पहले तो ये बता दीजिए कि ये जो आपके सामने आपने तीन चीजें लिखी है, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, ये जो होते हैं इनका ऑप्टिमम ग्रोथ कौन सी सॉइल में होता है। तो ध्यान रखना, डोमिनेंट लिख रहा हूं मैं ऊपर, डोमिनेंट इन सॉइल, यानी कि मैं यहां आपको यह बताना चाह रहा हूं कि बैक्टीरिया कौन सी सॉइल में डोमिनेंट रहता है, जो आपकी फंजाई होती है ये कौन सी सॉइल में इसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है, और एक्टिनोमाइसीट्स की ग्रोथ या यूं कहें इसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कौन सी सॉइल में होती है। तो बैक्टीरिया याद रखना ऑलवेज न्यूट्रल सॉइल, कौन सी सॉइल, बैक्टीरिया ऑलवेज जो न्यूट्रल सॉइल होता है इसमें इसकी जो ग्रोथ होती है ये सबसे ज्यादा होती है, आपको ध्यान में रखना है। जो आपकी फंजाई होती है, कवक होती है, इसकी जो ग्रोथ होती है याद रखना ये एसिडिक सॉइल में, कौन सी सॉइल में, एसिडिक सॉइल के अंदर इसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है। और एक्टिनोमाइसीट्स जो होती है याद रखना ये एल्केलाइन सॉइल, कौन सी सॉइल को, एल्केलाइन जो सॉइल होती है इसमें ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है। अब आप में से कोई ये मत करना कि गुरुजी आपने तो कहा था कि डोमिनेंट इन सॉइल लिखाया था और एग्जाम में पूछ लिया कि एक्टिनोमाइसीट्स आर फेवर जनरली, कौन सी सॉइल को जनरली फेवर करती है, यानी एक्टिनोमाइसीट्स आर डोमिनेंट इन एल्केलाइन कंडीशंस। ठीक है, एल्केलाइन कंडीशन कह दो, एल्केलाइन सॉइल कह दो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि अगर एक्टिनोमाइसीट्स को कहा जाए कि बता तुझे कौन सी सॉइल में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, तो ये कहती है एल्केलाइन में। तो जो फंजाई होती है वो कहती है एसिडिक सॉइल अच्छी लगती है, और बैक्टीरिया कहता है मुझे न्यूट्रल सॉइल चाहिए, अगर पीएच ज्यादा हुआ तो भी मेरी संख्या घटेगी और पीएच कम हुआ तो भी मेरी संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, अब बोले सर ये बात तो समझ में आ गया कि कौन सी सॉइल में डोमिनेंट होता है, लेकिन हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा पीएच के ऊपर ये इनकी जो पॉपुलेशन होती है वो अच्छी रहती है। तो देखो ध्यान देना, बैक्टीरिया के लिए जो ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऑप्टिमम जो पीएच वैल्यू होती है बैक्टीरिया के लिए वो क्या रहती है। ठीक है, इसके लिए रहती है 6 to 8, याद रखना कई बुक्स के अंदर आप इसको 6.5 to 8 पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, 6.5 to 8 इसको आप लोग पढ़ोगे।
ठीक है। जैसे हम बात करें तो एक्टिनोमाइसिटीज के लिए जो होती है जनरली होती है 7 to 9, यानी कि 7 से लेकर 9 पीएच वैल्यू है, तो वो सबसे बढ़िया है एक्टिनोमाइसिटीज की ग्रोथ के लिए। बोले सर फिर क्या बच गया, फिर आपका जो कवक बच जाती है इसके लिए कौन सी रहती है, तो कवक की अगर अपन बात करें तो जनरली ये रहती है इसकी 5.5 to 6 पीएच वैल्यू जो होती है ये सुटेबल रहती है सबसे ज्यादा। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं कि जो फंजाई होती है याद रखना ये 3 to कितने पर 3 to यानी 3 से लेकर 3 यानी लोवेस्ट 3 पीएच वैल्यू है तो भी कवक को कोई दिक्कत नहीं है, 3 से लेकर ये 8 पीएच वैल्यू तक आराम से सरवाइव कर जाता है, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्जाम है उस तक में सवाल पूछा गया है। बोले सवाल क्या था, सवाल ये पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि जो कवक होती है ये जनरली कौन सी सॉइल में डोमिनेंट रहती है, या यूं पूछा था कि एसिडिक सॉइल के अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा ग्रोथ करता है, तो एसिडिक सॉइल में फंजाई करती है, न्यूट्रल में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होता है, एल्केलाइन कंडीशन में सबसे ज्यादा कौन होता है, एक्टिनोमाइसिटीज होती है। इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक चीज और समझना, बैक्टीरिया जो होता है ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और इन सब में से एक केमिकल रिएक्शन है जिसका नाम होता है नाइट्रिफिकेशन। क्या नाम होता है, नाइट्रिफिकेशन। अब देखो ध्यान देना, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है प्यारे बच्चों वो 6 to 8 पर अच्छी रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या यूं कहें 6 to 7.5 पर अच्छी रहती है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन एक दिक्कत आती है, बोले दिक्कत कहां आती है, दिक्कत ये आती है कि जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है, यानी बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है याद रखना ये सीज हो जाती है। सीज का मतलब स्टॉप, बंद होने को बोलते हैं सीज होना। तो ग्रोथ सीज एट बिलो 5.5 पीएच वैल्यू, यानी गलती से भी अगर सॉइल का पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे चला गया या 5.5 पहुंच गया तो बैक्टीरिया भाई साहब अलविदा कह देते हैं सॉइल को, वहां पर इसकी एक्टिविटी हो जाती है खत्म। क्लियर है मामला। दिक्कत क्या आई, बोले सर दिक्कत ये आई कि जो नाइट्रिफिकेशन होता है इसको भी तो कौन करता है, बैक्टीरिया करता है। अब देखो पीएच जैसे ही डाउन जाएगा तो इसका मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी खत्म, तो बोले सर नाइट्रिफिकेशन भी खत्म। तो एग्जाम में एक बार सवाल क्या पूछता है कि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस स्टॉप ऑन पीएच वैल्यू। अब बच्चे कहते हैं कि साहब गुरुजी पढ़ाया ही कौन है, सिंपल बात, क्या कहते हैं, पढ़ाया ही नहीं। अरे बेटा ये कॉमन सेंस का सवाल है, आपको भी तो थोड़ा सोचना है कि नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ कितने पे सीज होती है, 5.5 से लेस देन पे सीज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टॉप, मतलब बंद हो जाती है। कितना, 5.5 पीएच वैल्यू है, इससे नीचे पीएच वैल्यू है तो ये बंद हो जाएगी। इस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चंस भी एग्जाम में पुटअप होते हैं, आप लोगों को इनका बारे में ध्यान रखना जरूरी है, आवश्यक है। ये हो गया आपका पीएच का माइक्रोब्स के ऊपर इफेक्ट, क्लियरली आपको ध्यान में रहना चाहिए। अच्छा एक बार सवाल और पूछा गया, सवाल क्या पूछा गया कि जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन है, सवाल क्या था कि ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन है या जिसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सबसे ज्यादा किस पीएच पे होगा। अरे उस पीएच पे होगा जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कौन करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने का काम करते हैं माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स जहां ज्यादा होंगे वहां डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा। तो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन ध्यान रखना न्यूट्रल पीएच पर ज्यादा होता है। न्यूट्रल पीएच पर क्या रहता है, न्यूट्रल पीएच वैल्यू के ऊपर इसकी वैल्यू रहती है हाई। क्या रहती है, हाई रहती है। अगर पीएच वैल्यू लो होता है तो भी डिकम्पोजिशन रुक जाएगा, अगर पीएच वैल्यू हाई पहुंच जाता है तब भी डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। यानी कि ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन जो होता है वो भी न्यूट्रल पीएच पे ही सबसे ज्यादा होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, यानी हमने कहा अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, हमने कहा ऑन माइक्रोबियल एक्टिविटीज। अब हम थर्ड बात कर लेते हैं ऑन क्रॉप्स। हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन क्रॉप प्लांट्स, यानी जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर भी पीएच का इफेक्ट आता है। बोले सर कैसे आता है, पीएच का इफेक्ट ऐसा आता है कि या तो क्या करता है कि पीएच वैल्यू हर किसी क्रॉप के अंदर किसी ना किसी डिजीज को इंड्यूस कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे एक न्यूट्रिएंट होता है जिसका नाम है Mn, मैग्नीज, और मैग्नीज जो है वो अवेलेबल होता है एसिडिक सॉइल में। कौन सी सॉइल में, एसिडिक सॉइल में। पीछे मैंने पढ़ाया है, आप ये नहीं कह सकते कि सर आप तो आगे बढ़ गए,
ये देखो पीछे मैंने साफ साफ पढ़ाया है, इसीलिए कंसेप्ट की बात मैं हमेशा करता हूं। मैग्नीज और ये देखो 5.5 टू 6 पॉइंट स्लाइटली एसिडिक में अवेलेबल रहता है, और जैसे जैसे पीएच वैल्यू डाउन होगी इसकी अवेलेबिलिटी रिड्यूस होगी। एसिडिक सॉइल में ये अवेलेबल है। अब मैंने क्या किया, एक सॉइल है जो या तो यूं कहें न्यूट्रल है, या तो हम मैं क्या करूं, या तो न्यूट्रल सॉइल के अंदर, या फिर मैं बात करूं एल्केलाइन सॉइल, यानी मेरा जो खेत है वो क्या है, वो न्यूट्रल है या एल्केलाइन है। और मैंने इस क्रॉप या यूं कहें इस खेत के अंदर मेरे जो जई होती है जिसको आप बोलते हैं ओट, में ओट जो होती है यानी जई जो क्रॉप है वो मैंने ग्रो कर दी। यानी कि न्यूट्रल एसिडिक सॉइल के अंदर मैग्नीज की क्या होती है, बोले सर इसकी तो होगी डेफिशिएंसी। क्यों होगी डेफिशिएंसी, क्योंकि सर इसकी अवेलेबिलिटी तो होती है स्लाइटली एसिडिक पीएच में, लेकिन आपका खेत या तो न्यूट्रल है या बेसिक एल्केलाइन है, बेसिक है। तो फिर क्या करें, इसका मतलब ओट में मैग्नीज की डेफिशिएंसी की वजह से एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं ग्रे स्पैक डिजीज। क्या बोलते हैं, ग्रे स्पैक डिजीज ऑफ ओट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पीएच है अगर ये कम ज्यादा हुआ तो ये न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी के थ्रू या तो क्रॉप्स के प्रोडक्शन को कोई बीमारी करके कम कर देगा, इसका मतलब क्रॉप्स को इन्फ्लुएंस करता है, या क्या करेगा, या ये हो सकता है कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बढ़ा दे, कम कर दे, जिससे उसमें डिजीज होने लगे। समझ में आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के दो चीजों से कि या तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को कम ज्यादा करके गड़बड़ करेगा, या फिर क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी पॉपुलेशन को इतनी बढ़ा देगा कि फसल में वो बीमारी करना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से ये क्या करता है, ये क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। तो आप लोगों को ये तो मैंने आइडिया दे दिया कैसे इफेक्ट डालता है। अब हम बात करते हैं कि सर सवाल क्या पूछता है एग्जाम में। सवाल आपसे ये पूछेगा कि बताइए सीरियल क्रॉप्स के लिए सुटेबल पीएच क्या होता है। जैसे मान लीजिए नंबर 1 सवाल की बात करें तो आपको पूछ लेगा कि जो सीरियल क्रॉप्स होती है, कौन सी क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, सीरियल क्रॉप्स होती है, इनके लिए जो ऑप्टिमम पीएच है, याद रखना ऑप्टिमम का मतलब होता है ना कम ना ज्यादा, जो सबसे अच्छा है उसको बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, तो याद रखना सीरियल क्रॉप्स के लिए ऑप्टिमम जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 6 to 7.5। कितनी रहती है, 6 to 7.5 पीएच वैल्यू ऑप्टिमम होती है। किसके लिए होती है, सीरियल क्रॉप्स के लिए। अब सीरियल क्रॉप्स में मान लीजिए आपको पूछे कि भाई साहब मुझे मेज ग्रो करना है, या मुझे जैसे मान लीजिए व्हीट ग्रो करना है, या मान लीजिए मुझे बार्ले ग्रो करना है। क्या ग्रो करना है, मुझे बार्ले ग्रो करना है। या मान लीजिए मुझे सोरगम ग्रो करना है। क्या ग्रो करना है, मुझे सोरगम ग्रो करना है। तो मेज, व्हीट, बार्ले, सोरगम। इसके अलावा बात करें तो सनफ्लावर, सनफ्लावर। इसके लिए अगला अगर अपन बात करें तो ये जो क्रॉप्स होती है इनके लिए पूछ ले तो बोले सर कोई दिक्कत नहीं, आप कह देना 6 to 7.5 पीएच ऑप्टिमम है, डरना ही मत, कोई दिक्कत नहीं है। बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या कहता है कि मान लीजिए आपको एक टी ग्रो करनी है, चाय बोनी है। क्या बोनी है, चाय। या फिर आपको एक क्रॉप है, जैसे मान लीजिए हम बात करें जनरली हम बात करें एक तो अपने चाय की, और एक अपन बात करें पोटैटो की। किसकी बात करें, हम पोटैटो की बात करें। तो इनके लिए जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो होता है 4 to 6। याद रखना ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि चाय के लिए ऑप्टिमम पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो इन दोनों के लिए ऑप्टिमम होती है 4 to 6। कितनी होती है, 4 to 6 पीएच वैल्यू इज ऑप्टिमम फॉर, किसके लिए है ये ऑप्टिमम। याद रखना वैसे तो बहुत लंबी सारी टेबल्स आपको किताब में मिलेगी, मैं उस बुक में से जो एग्जाम में सवाल पूछते हैं केवल वो पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई। ठीक है, जैसे हम बात करें एक आ जाता है, जैसे हम लेग्यूम क्रॉप की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, लेग्यूम क्रॉप्स की। जैसे हमने यहाँ सीरियल्स के लिए एक पीएच दे दिया, वैसे ही मैं बात करूं लेग्यूम्स की, यानी लेग्यूम जो क्रॉप्स होती है उनकी मैं बात करता हूं। लेग्यूम क्रॉप्स की पीएच वैल्यू की बात कर लेता हूं, लेग्यूम क्रॉप का पीएच वैल्यू की बात कर लेता हूं। यहां है 6 to 7.5, ये रहता है 5.5 to 6.5। याद रखना सीरियल क्रॉप्स जनरली न्यूट्रल पीएच फेवर करती है, लेकिन लेग्यूम क्रॉप्स जो होती है ये स्लाइटली एसिडिक जो सॉइल होती है। ये सवाल पूछा हुआ है कि लेग्यूम क्रॉप्स आर फेवर विच टाइप ऑफ सॉइल, तो जनरली लेग्यूम क्रॉप्स फेवर करती है स्लाइट, देखो एसिडिक नहीं बोला है,
स्लाइटली एसिडिक यानी कि 6.5 पीएच एसिडिक की है, 5.5 6.5 थोड़ा सा अम्लीय है, उस पीएच को ज्यादा फेवर करती है लेग्यूम क्रॉप्स। 5.5 टू 6.5 की हम बात कर रहे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम बात करें बेसिक से आपको एक आइडिया दे दिया है कि कौन सा किस पीएच को फेवर करता है, जिसमें आपको ध्यान रखना है, कहीं भूल मत जाना। ये वाली जो पीएच वैल्यू होती है ये एग्जाम में बहुत बार पूछी हुई है, या यूं कहूं हमेशा ये घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, जिसको हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जनरली सारी ही क्रॉप्स के लिए एसिडिक पीएच ही बढ़िया रहता है, स्पेशली आप लोग इसका ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे एक कई बार शुगर बीट के लिए पूछ लेता है कि जनरली जैसे मान लीजिए शुगर बीट एक एक्सेप्शनल क्रॉप्स है, हम बहुत बार सुनते हैं कि शुगर बीट जो जनरली की ग्रो किया जाता है एल्केलाइन कंडीशन में, बेसिक कंडीशन के लिए, यहां से सवाल पूछ ले तो शुगर बीट के अंदर भी आप लोग ध्यान रखना, शुगर बीट होता है 6.5 टू 8 का मतलब ये क्षारीय पीएच तक जा रहा है, ठीक है। या इसके अंदर आप राइस का भी ध्यान रखना, वैसे राइस के अंदर बहुत कंफ्यूजन रहती है, राइस के लिए फेवरेबल 4 टू 6 होता है, कई किताबों में इसको ऐसे भी लिखा हुआ है, जैसे आप पाओगे कई बुक्स के अंदर इसको आप किस तरह से पाओगे कि भाई साहब 4 टू 8, 4 से लेकर 8 तक कोई दिक्कत नहीं होती है राइस की, तो ये सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। राइस जनरली फेवरेबल कंडीशन 4 टू 6 है, लेकिन अगर आपको पूछा जाता है तो 4 टू 8 का मतलब होता है अगर आप एसिडिक फील्ड में पानी भरते हो तो उसका पीएच बढ़ता है, और यदि मान लीजिए आप बेसिक या अल्कलाइन कंडीशन में वाटर लॉक्ड कंडीशन बनाते हो, पानी भर देते हो, तो पीएच डाउन हो जाता है। यानी कुल मिलाकर राइस के फील्ड में तो पीएच खुद ही न्यूट्रल बन जाता है, क्यों? वाटर लॉक्ड कंडीशन की वजह से ऐसा जनरली होता है, तो इसकी पीएच वैल्यू भी ये इस तरह से पूछ ली जाती है। एक ग्राउंडनट की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? ग्राउंडनट की बात कर लेते हैं। ग्राउंडनट के लिए होता है 5.5 टू 6.5। वैसे मैंने लिख भी रखा है लेग्यूम क्रॉप्स के लिए, और लेग्यूम क्रॉप्स के लिए जनरली इसको जैसे अपन डीके दास बुक की ही चर्चा करते हैं तो वो डीके दास में लिखा हुआ है 5.52, या जैसे इसको जनरल लिखा हुआ है 5.5 टू 7.0 पीएच भी लिखा हुआ है, यानी न्यूट्रल पीएच, स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल पीएच फेवर करता है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। क्लियर है मामला? अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। वैसे सॉइल पीएच या सॉइल रिएक्शन का इन्फ्लुएंस जनरली सॉइल की प्रॉपर्टीज के ऊपर भी आता है। बोले वो कैसे आता है? जैसे सेलाइन एल्केलाइन कंडीशन, पीएच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो सॉइल की फिजिकल कंडीशंस खराब हो जाती है। पीएच डाउन जाता है या ज्यादा जाता है तो सॉइल की जो केमिकल कंडीशन है वो तो वैसे ही खराब होनी होती है, यानी कि सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो खराब हो जाती है पीएच वैल्यू से। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या सॉइल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी इफेक्ट आता है। जनरली अगर अपन बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ सॉइल रिएक्शन ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज। तो ध्यान रखना, जैसे हम बात करते हैं तो जैसे मान लो एल्केलाइन सॉइल है, यानी जिसका पीएच ज्यादा है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो होती है पुअर, यानी पुअर फिजिकल कंडीशन, पुअर फिजिकल प्रॉपर्टीज। याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? पुअर। बोले सर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, एग्जांपल दीजिए। इसका मतलब एक तो होता है एरिएशन, क्या होता है? एरिएशन। एक होता है सॉइल स्ट्रक्चर, क्या होती है? सॉइल स्ट्रक्चर। तो एल्केलाइन कंडीशंस जो होती है उनके अंदर सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। कारण क्या होता है? आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है जब सॉइल स्ट्रक्चर पढ़ाया था। तो एल्केलाइन कंडीशन में क्या होता है, सोडियम जो केटाइन होता है इसका कंसंट्रेशन हाई होता है, और सोडियम केटाइन का ही तो काम होता है, क्या करता है? ये करता है डीफ्लोकुलेशन, यानी कि सॉइल स्ट्रक्चर को तोड़ने का काम करता है। कौन? सोडियम, जिससे सॉइल में एरिएशन या फिर यूं कहें स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय होकर सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? बहुत खराब हो जाती है। क्लियर है? आई होप सॉइल पीएच में अब आपके कोई डाउट नहीं रहा है। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी सारी हमने डिस्कस कर दी है, खत्म कर दी है। इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे कि जो सॉइल बफर का केवल एक क्लास सफिशिएंट है, आधे घंटे 40 मिनट की एक क्लास में मामला सलट जाएगा। यानी बफरिंग क्या होता है, बफर क्या होता है, बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, बफर कैसे बनाते हैं, ऐसी जो 4-5 इंपॉर्टेंट या छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इनमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। अगर फिर भी कोई डाउट है तो क्लास ओपन है डिस्कशन के लिए, आप लोग पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना है तो क्लास ओपन है डिस्कशन के लिए, आप पूछ सकते हो अपने कोई भी डाउट्स।
कोई डाउट नहीं है, किसी को कुछ नहीं पूछना। ओके डन, थैंक यू सो मच।